साल 1981। यह तस्वीर मुंबई, दिल्ली या कोलकाता की नहीं है। उज्जैन के कमल टाकीज के बाहर का ये नज़ारा देखकर कोई कह नहीं सकता कि तमाशा भीतर हो रहा है या बाहर। बारिश में हर आदमी छतरी लिए खड़ा जिस फिल्म के टिकट के लिए जद्दोजहद कर रहा है वो कई हफ्ते पहले रिलीज हुई थी। और इतने दिन बाद भी उसका क्रेज घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे इस फिल्म के गाने ही नहीं, डायलॉग भी इतने मशहूर हो चले थे कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने पहली बार अपनी किसी फिल्म के डायलॉग रिकॉर्ड्स जारी करवाए। कभी कभी इंसान अपने पाप का एक छोटा सा पौधा छोड़कर भाग जाता है, लेकिन किस्मत उस पौधे को एक पेड़ बनाकर उसके सामने खड़ा कर देती है, जैसे मैं आज आपके सामने खड़ा। और एक्टिंग का धमाका ऐसा कि अमिताभ बच्चन को 10वीं बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया था। ये वो साल था जब उनकी टक्कर दिलीप कुमार, मनोज कुमार, राजकुमार और राजेश खन्ना जैसे पुराने दिग्गजों के साथ ही नहीं, कमल हासन, संजय दत्त और कुमार गौरव जैसे नए एंट्रेंट्स के साथ हुई थी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 1 दर्जन से ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भूकंप ला दिया। साल की सबसे कमाऊ फिल्म तो क्रांति निकली, लेकिन उसके बाद टॉप ग्रॉसर फिल्मों की जो लाइन लगी उसमें सिर्फ एक नाम, एक चेहरा और एक एक्टर ही दिखाई दे रहा था। उस साल 3 सुपरहिट और 2 हिट फिल्मों के साथ अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी बादशाहत फिर साबित की। और यहीं दर्द छलका उस पुराने सुपरस्टार का जो फिल्म दर्द के लिए बेस्ट एक्टिंग के फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेटेड तो था ही, कुदरत और धनवान जैसी फिल्मों से भी काफी आस लगाए बैठा था। लेकिन ये दोनों फिल्में अमिताभ की आंधी में आस पास भी नहीं फटकी। अमिताभ को राजेश खन्ना के स्टारडम को चटकाए वैसे तो कई साल बीत चुके थे, लेकिन पहली बार राजेश खन्ना ने पब्लिकली अमिताभ बच्चन की एक्टिंग और उनके स्टारडम पर कमेंट किया। फिल्म क्रिटिक यासिर उस्मान ने राजेश खन्ना की बायोग्राफी राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में लिखा है कि साल 1982 में खन्ना ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मुझे लावारिस में अमिताभ वाला रोल करने के लिए करोड़ों रुपए मिले होते तो भी मैं ये रोल नहीं करता। तेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। राजेश खन्ना ने खास तौर पर इस गाने में साड़ी पहनकर नाचने वाले अमिताभ की खिल्ली उड़ाई और कहा कि कुछ चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगाना छोटे कलाकारों की निशानी होती है। आंखों में बसा लो सुरमे का क्या काम है मेरे अंगने। इस गाने पर अमिताभ को कोसने वाले राजेश खन्ना अकेले नहीं थे। एक तरफ अमिताभ का गाया यह गाना पब्लिक में पॉपुलैरिटी की हद पार कर कल्ट सॉन्ग बनने जा रहा था, तो दूसरी तरफ इसे लेकर अमिताभ पर हमले भी हो रहे थे। कई फिल्म क्रिटिक्स ने इसे वाहियात, अश्लील और असामाजिक करार दिया। औरों की बात तो छोड़िए, खुद अमिताभ के घर में इस गाने पर जंग छिड़ी हुई थी। अमिताभ ने सिमी ग्रेवाल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि जब जया ने मेरे साथ इस फिल्म को देखा तो यह गाना आते ही मेरे कान में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, और यह कहकर वो बाहर निकल गई। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है कि जब किसी नए काम पर आपको लानतें मिलने लगें तो समझ लेना कि तुमने वाकई कुछ नया किया है। यह एक फोक सॉन्ग था और ऐसे लोकगीत हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। उन्हें घर और बाहर लोग दिल खोलकर गाते रहे। खास बात यह रही कि इस लोकगीत के लिरिक्स को निखारने में गीत के पिता हरिवंश राय बच्चन ने भी मदद की थी। और अमिताभ ने जिस नाटकीय अंदाज में इस पर एक्टिंग की, उसने भी इस गाने को कल्ट सॉन्ग बना दिया और फिर साबित किया कि वो एक बेहतरीन वर्साटाइल एक्टर हैं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हालांकि इस गाने ने आगे भी अमिताभ का पीछा नहीं छोड़ा। साल 1984 में जब वो इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, तब पूरे इलाहाबाद में उन्हें छोरा गंगा किनारे वाला के तौर पर प्रचारित किया जा रहा था। दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वंदी हेमवती नंदन बहुगुणा ने लावारिस के इस गाने को ही हथियार बनाकर अमिताभ को घेरना शुरू किया। उन्होंने दीवारों और पोस्टरों पर लिखवा दिया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।
खैर, इलाहाबाद सियासी तौर पर तो बहुगुणा कहीं अंगना था, लेकिन इस अंगने में अमिताभ ने जो काम किया वो भारत के सियासी इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बहुगुणा को 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया, जो वहां आज भी एक रिकॉर्ड है। लेकिन बात लावारिस से शुरू हुई है दोस्तों, तो ये भी बताते चले कि 1981 में पर्दे पर जो टक्कर दिख रही थी वो तो थी ही, पर्दे के पीछे सबसे बड़ी टक्कर 2 फिल्मकारों प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई की थी। दोनों अमिताभ को लेकर लगातार हिट फिल्में बनाते आ रहे थे और आगे भी बनाते रहे। इस साल प्रकाश मेहरा के लावारिस के जवाब में देसाई ने नसीब बनाई, जो कमाई में लावारिस से भी आगे निकल गई। और तब देसाई ने मेहरा को फोन कर एक तंज कसा। असल में मेहरा अक्सर कहा करते थे कि देसाई की हर फिल्म में बिछड़ने मिलने का ही किस्सा होता है। देसाई ने लावारिस देखकर मेहरा से पूछा कि अब आप भी वही काम क्यों करने लगे जिसके लिए मुझे कोस रहे थे। बारे में कहा जाता है कि प्रकाश मेहरा ने इसके जरिए अपनी निजी जिंदगी को पर्दे पर उतारा था, हालांकि वो इससे इनकार करते आए थे। फिल्म के प्रोडक्शन डायरेक्शन के अलावा मेहरा ने इसकी पटकथा में भी हाथ आजमाया था, हालांकि संवादों को धार देने का काम कादर खान को दिया गया था। इंसान को अपना औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारा ये कपड़ा है ना, ये सब साला नकली है। अरे बीड़ू, अपन कुत्ते की वो दुम है, करतब दिखाया कि उसका असर देखना तुम। कब देखना? अगले जन्म में। अगले जन्म में? जी हाँ। असली ये कपड़ा है क्योंकि इसमें अपन का गरीबी दिखाई देता है। फिल्म में अमिताभ के अलावा जीनत अमान, राखी, अमजद खान, रंजीत, बिंदु और सुरेश ओबेराय जैसे कलाकारों ने भी समा बांधा। और इसे सुपरहिट बनाने में इसके गानों का भी बहुत बड़ा योगदान था। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे। कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ फिल्म में 6 गाने रखे हुए थे और सभी पॉपुलर हुए। काहे पैसे पे इतना वो दूर कर है। अंगने वाले गाने का मेल और फीमेल 2 वर्जन थे। मेल वर्जन तो अमिताभ बच्चन ने गाया था, लेकिन राखी पर फिल्माए गए फीमेल वर्जन को अलका याग्निक ने गाया था और यहीं से उनकी पहचान बननी शुरू हुई। 75 लाख में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ और वर्ल्ड वाइड करीब 10 करोड़ रुपए कमाए थे और आगे चलकर वीडियो और टीवी के माध्यम से भी यह बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर फिल्मों में शुमार हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। मेम साहब, लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। आपका क्या होगा जनाबे आली।